Hello students, myself Saloni Jain. This is the last video of foreign exchange. इससे पहले के जो 4 वीडियोस थे उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। सो लेट्स स्टार्ट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के मेरिट्स क्या होते हैं? पहली चीज तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होती है? वो रेट जिसको सेट किया जाता है, सेट एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। मतलब जो भी रेट आ रही है, इक्विलिब्रियम रेट जो भी आ रही है थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, उससे जो भी रेट आ रही है, लेकिन अगर उससे कम या ज्यादा अगर गवर्नमेंट करना चाहती है तो वो कर सकती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बोलते हैं, सेट एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। अब इसके मेरिट्स क्या होते हैं? पहली चीज तो क्योंकि रेट फिक्स रहने वाली है तो हमारा मार्केट स्टेबल रहता है। ठीक है, मार्केट स्टेबिलिटी उसमें बनी रहेगी। सेकेंड चीज है कि मार्केट स्टेबल रहेगा तो हम स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बना पाएंगे। जो भी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है, ठीक है, वो भी स्टेबल रहेगी। मतलब हम इजीली उनको बना सकते हैं। अगर बार बार रेट चेंज होती जाएगी तो बार बार पॉलिसीज को भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर रेट ही स्टेबल रहने वाली है, मार्केट स्टेबिलिटी रहने वाली है, तो हम इजीली मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी बना सकते हैं। इसके बाद में है डिवैल्यूएशन की टूल टू एक्सपैंड फॉरेन मार्केट फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। मतलब कि हम डिवैल्यूएशन कर सकते हैं। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि हम चला के, जो गवर्नमेंट है वो चला के क्या कर रही है, जैसे कि पहले $1 के बदले ₹60 मिल रहा था, तो अभी $1 के बदले में क्या कर रही है? ₹70 कर रही है। जानबूझ के एक्सचेंज रेट को क्या कर रही है? बढ़ा रही है, ताकि वैल्यू क्या हो जाए? कम हो जाए। ये करती क्यों है? क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं क्योंकि सामने वाली कंट्री के लिए इंडियन करेंसी क्या होगी? काफी चीप होगी। उस केस के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? जानबूझ के डीवैल्यूएशन करती है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल कैसे हुआ? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर ही हुआ। ये होता कैसे? ये होता है मैनेज फ्लोटिंग या फिर डर्टी फ्लोटिंग के थ्रू, जो कि आरबीआई करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये हो गई इसकी मेरिट्स। इसके बाद में है इसकी डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में क्या है? क्योंकि मैनेज फ्लोटिंग करनी होती है, डर्टी फ्लोटिंग करनी होती है आरबीआई को, उस केस के अंदर क्या होता है ना, अगर जैसे डिवैल्यूएशन करना है तो डिवैल्यूएशन के अंदर हमारे रिजर्व्स बढ़ जाते हैं। अगर हमें रीवैल्यूएशन करना है तो रीवैल्यूएशन का इम्प्लीकेशन क्या होता है ना, कि लास्ट के अंदर हमें हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स रिलीज करने पड़ते हैं। ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो है जिसके अंदर हम फिक्स एक्सचेंज रेट की बात करें, उसमें मैंने ये पूरा समझाया। ठीक है, रीवैल्यूएशन एंड डिवैल्यूएशन को। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अगर हम रीवैल्यूएशन कर रहे हैं तो उस केस के अंदर हमें फॉरेक्स रिजर्व्स को रिलीज करना है। फॉरेक्स रिजर्व्स को रिलीज करने के लिए मतलब हमारे पास में अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व्स होना चाहिए। अगर हमें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रखना है, उस केस के अंदर सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि हमें सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स की जरूरत पड़ेगी। तो रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स हमें चाहिए, ये हमारा एक डिमेरिट हो गया। अभी क्या हो रहा है ना, जो भी फॉरेक्स रिजर्व्स है, होता क्या है, जो भी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, इकोनॉमी की ग्रो के लिए हम क्या कर सकते हैं? बाहर से नई नई टेक्नोलॉजीज वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अंदर हम फॉरेक्स रिजर्व्स लगा सकते हैं। लेकिन वो क्या रहा है, गवर्नमेंट को सिर्फ जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रखनी है, अपने अकॉर्डिंग सेट करनी होती है। उस रेट को रखने के लिए वो क्या करती है? फॉरेक्स रिजर्व्स का यूज करती है। या तो फॉरेक्स रिजर्व्स को वो सप्लाई कर देगी या फिर बढ़ा लेगी। ये सारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं, उस केस के अंदर क्या हो जाता है ना, जो एक्चुअल काम उस फॉरेन एक्सचेंज से होना था वो नहीं हो पाता है। तो मतलब इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। सिर्फ और सिर्फ फ्लोटिंग के लिए, मैनेज फ्लोटिंग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? फॉरेक्स रिजर्व्स को यूज कर रहे हैं। तो वो इनएफिशिएंट एलोकेशन हो गया फॉरेक्स रिजर्व्स का। स्मॉल साइज ऑफ फॉरेक्स मार्केट। जो भी फॉरेन करेंसीज होती है वो भी एक ट्रेडिंग कमोडिटी होती है, उसके ऊपर भी ट्रेड किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होगा तो उसके ऊपर ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। एंड इसीलिए उस केस के अंदर क्या होता है ना, जो हमारा फॉरेक्स मार्केट है वो काफी स्मॉल रह जाता है। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है इस केस में। लास्ट है स्पेकुलेटिव अटैक्स ऑन अ करेंसी। स्पेकुलेटिव अटैक्स का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर मान लो जो भी ट्रेडर्स होते हैं तो वो पूरा ध्यान रखते हैं। अब अगर उन्हें आइडिया लग गया कि डीवैल्यूएशन करेगी गवर्नमेंट, तो वो क्या करेंगे ना, पहले से यूएस डॉलर्स परचेज करके रख लेंगे, ताकि जैसे ही यूएस डॉलर्स महंगे होंगे कंपेयर टू इंडियन रुपी, तो वो क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। तो इस तरह के स्पेकुलेटिव अटैक्स भी होने लग जाते हैं इन केस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ये थे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होती है? वो रेट जो कि डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के थ्रू डिटरमाइन होती है। इससे जो निकल के आता है दैट इज योर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, एंड इससे जो रेट निकल के आएगी दिस इज योर इक्विलिब्रियम रेट। ये होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर, जिसको हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं।
इसके मेरिट्स क्या है, जो सारे इसके डीमेरिट्स थे, ठीक है, जो सारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के डीमेरिट्स थे वही सारे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के मेरिट्स बन जाएंगे। जैसे हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा रिजर्व्स चाहिए थे, अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर कुछ फ्लोटिंग तो करनी नहीं है, कुछ भी डर्टी फ्लोटिंग मैनेज फ्लोटिंग करनी नहीं है, तो उस केस के अंदर हमें फॉरेक्स रिजर्व्स रखने की जरूरत नहीं है। लार्ज फॉरेक्स रिजर्व्स नॉट रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स रखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ठीक इसका उल्टा हो गया। अब यहाँ पे तो हम क्या कर रहे थे, इनएफिशिएंट एलोकेशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कुछ करना नहीं है क्योंकि सब कुछ मार्केट फोर्सेस के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। ये ठीक इसका उल्टा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे स्मॉल साइज क्यों थी, क्योंकि ये खुद एक ट्रेडिंग कमोडिटी थी, पर यहाँ पे नहीं पॉसिबल हो पा रहा था। लेकिन अभी यहाँ पे इजीली फॉरेन करेंसीज को भी ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो फॉरेक्स मार्केट का साइज है वो क्या है, लार्ज है। इसका ठीक उल्टा लास्ट यहाँ पे स्पेकुलेटिव अटैक्स यहाँ पे हो रहे थे, और यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी, मतलब कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है ना, बहुत इजीली जो लिक्विड हो जाता है, एंड मोबिलिटी मतलब जो मोबाइल है, मतलब जिसका मूवमेंट बहुत इजीली पॉसिबल है। इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी का मतलब है अगर आपकी करेंसी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग चल रही है तो जो भी इन्वेस्टर्स है उनके लिए बहुत इजी हो जाता है करेंसी को एक्सचेंज करवाना, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट के अंदर वो इजीली इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। डिमांड एंड सप्लाई अगर करेंगे तो उस अकॉर्डिंग उसकी रेट्स चेंज होती रहेगी, तो वो क्या होगा ना, वो इजीली क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी करेंसी के अंदर वो इजीली इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये हो गया इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी। ये सारे इसके मेरिट्स थे जो कि ठीक इसके डीमेरिट्स के उल्टे। इसके डीमेरिट्स में क्या आता है ना, सबसे पहला पॉइंट है मार्जिनलाइजेशन ऑफ वीक करेंसीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्जिनलाइजेशन ऑफ वीक करेंसीज का मतलब क्या होता है, जो भी वीक करेंसीज है, ठीक है, वीक करेंसीज मतलब जिनकी वैल्यू काफी डाउन है। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर ना वैल्यू कब बढ़ेगी, एक्सचेंज रेट कब कम होगी या फिर कब आपकी वैल्यू सही होगी, जब उसकी डिमांड होगी। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चल रहा है। अब जो वीक करेंसीज है उनको तो कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है, और जो स्ट्रॉन्ग करेंसीज है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक करेंसीज का जो डिफरेंस है, जो मार्जिन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग करेंसीज की डिमांड कंटिन्यू में रहती है एंड वीक करेंसी को कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है ना, मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक करेंसीज। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट। यहाँ पे हमने देखा था मार्केट हमारे पास में स्टेबल है क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट था। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर क्योंकि रेट फ्लेक्सिबल चल रही है, कभी भी वो फिक्स रह ही नहीं रही है, मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग चल रही है, इसलिए अनसर्टेनिटी भी है वहां पे। एंड लास्ट है एक्सटर्नल शॉक्स। इसके अंदर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर क्या हो रहा है ना, जैसे कि मान लो आपने कोई भी ट्रेडिंग की है जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व है, उस केस के अंदर क्या होता है ना, जैसे मान लो आपने जब सेल किया तो $1 ₹70 का था, जब उसका पेमेंट आना हुआ तो $1 आपका 65 का हो गया, जब उसका पेमेंट आपको मिलना था। अब आपने जो ट्रांजेक्शन किया था वो $US पे किया था, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू सेम है, कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि ये रेट कम हो गई ड्यू टू फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, ये रेट हमारे पास में कम हो गई तो हमारे नुकसान हो गया। तो इस तरह के एक्सटर्नल शॉक्स हमें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर देखने को मिलते हैं। दैट्स इट, ये थे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इसको अगर लिखना चाहते हो, नोट डाउन करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये यहाँ पे हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आने वाले वीडियोस के अंदर हम बचे हुए सारे चैप्टर्स का रिवीजन करने वाले हैं, इवन इंडियन इकोनॉमिक का भी हम रिवीजन करने वाले हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।